स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ राजस्थान के दूसरे एपिसोड। इस एपिसोड में हम जिस महान हस्ती की बात करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक भारतीय आधुनिक इतिहास से। आधुनिक इतिहास से संबंध रखने के कारण इनके जीवन की एक एक बात का हम बिना अगर मगर शायद किए वर्णन कर सकते हैं। इन्होंने राजस्थान की भूमि को तो गौरवान्वित किया ही, साथ ही विश्व पटल पर भारत का सुनहरा परचम भी लहराया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक राजा का क्या धर्म होता है तो आप कहेंगे उसे निडर व साहसी होने के साथ साथ प्रजावादी होना चाहिए, उसे कर्तव्यशील होना चाहिए, उसे दूरदर्शी होना चाहिए। आपके दिमाग में और भी कई उत्तर आ रहे होंगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस एपिसोड के अंत तक आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। पहेलियां बुझाना बंद करता हूं और आइए आपकी भेंट कराता हूं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी से। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 13 अक्टूबर 1880 को विजयदशमी के पावन त्योहार पर बीकानेर में हुआ था। विजयदशमी का पर्व हिंदू मान्यताओं में, खासकर क्षत्रिय धर्म में, एक अहम भूमिका रखता था। इस दिन को राजपूत अपने युद्ध अभियान शुरू करने के हिसाब से काफी शुभ मानते थे। जन्म होते ही दरबारी पंडितों ने बालक के उज्जवल भविष्य की घोषणा कर दी। महाराज लाल सिंह जी एवं महारानी चंद्रावती साहिबा के ये दूसरे पुत्र थे। महाराजा डूंगर सिंह जी इनके बड़े भाई थे। विस्तार में जाने से पहले आपको बीकानेर राज्य का संक्षेप में इतिहास बताना चाहूंगा। राव जोधा ने सन 1459 में राजस्थान के जोधपुर शहर की स्थापना करी। एक दिन दरबार में इनके छोटे भाई कांधल और जोधा के ही पुत्र बीका आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। राव जोधा की दोनों पर नजरें गई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछ लिया कि कौन सा गढ़ जीतने की तैयारी चल रही है काका भतीजे में। राव कांधल को जोधा की बात चुभ गई। वे थोड़े हरफन मौला किस्म के इंसान थे। वे खड़े हुए और अपनी बुलंद आवाज में भरी सभा में घोषणा कर दी कि राव जोधा का फरमान सर आंखों पर। अब वे और बीका तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक वे नए क्षेत्र अपने कब्जे में ना ले लें। यह सुनते ही एक और दरबारी नापोजी सांखला उठ खड़े हुए और उन्होंने बताया कि जोधपुर की उत्तर दिशा में उनके पुरखों की लावारिस जमीन है, क्यों ना उसे अपने अधीन किया जाए। जोधा को यह उपाय पसंद आया। उन्होंने बीका और कांदल को इस अभियान के अंतर्गत एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ आशीर्वाद देते हुए जोधपुर से रवाना किया। जोधपुर के उत्तर की जमीन सिर्फ एक वीरान रेगिस्तान थी, जिसे बिना किसी मशक्कत के बीका ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने देशनोक की करणी माता का आशीर्वाद लिया। करणी माता का मंदिर आज भी राजस्थानियों के परम धार्मिक केंद्रों में से एक है तथा उन्हें घर घर में पूजा जाता है। करणी माता ने बीका को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी नियति उनके पिता से भी बड़ी है और कई सेवक उनकी चाकरी करेंगे। धीरे धीरे बीका ने अपने राज्य का विस्तार किया और बीकानेर शहर की स्थापना की। चूंकि बीका राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए वे जोधपुर की गद्दी के हकदार भी थे। पर क्योंकि उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया था, तो राव जोधा ने उन्हें जोधपुर की गद्दी अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ने को कहा। बीका खुशी खुशी मान गए, पर उन्होंने यह शर्त रखी कि बड़े होने के नाते जोधपुर में रखे राठौड़ों के राज चिन्ह उनको मिलने चाहिए। यह राज चिन्ह राठौड़ों के पास कन्नौज के समय से थे। जोधा मान गए, पर उनकी मृत्यु के बाद राजा बने सूजा, जिन्होंने बीका को राज्य चिन्ह देने से इनकार कर दिया। होना क्या था, बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया और गढ़ को घेर लिया। बीच बचाव में आई सूजा की मां जसमादे, जिन्होंने दोनों का समझौता कराया और अंत में बीका को राज चिन्ह प्राप्त। आगे भी जोधपुर और बीकानेर में कई बार राज चिन्ह के लिए युद्ध हुए और इनके संबंध कड़वे ही बने रहे। बीकानेर का इतिहास युद्ध में गौरव से लबरेज है, चाहे वो मुगलों की तरफ से हो या अंग्रेजों के। बीकानेर ने संपूर्ण भारत में कई अभियानों में भाग लिया। मशहूर कवि पृथ्वीराज राठौड़ भी बीकानेर के राव कल्याणमल के ही पुत्र थे। जब गंगा सिंह जी का जन्म हुआ, तब गद्दी पर विराजमान थे उनके बड़े भाई डूंगर सिंह जी। पिछले महाराज सरदार सिंह जी की योग्य संतान ना होने के कारण उन्हीं के भाई बंधुओं में से सबसे करीबी लाल सिंह जी के पुत्र डूंगर सिंह जी को महाराजा चुना गया। डूंगर सिंह जी को उनके पिता लाल सिंह जी के ऊपर चुना गया, क्योंकि महारानी चाहती थी कि किसी युवा को गद्दी सौंपी जाए। डूंगर सिंह जी एक दूरदर्शी महाराजा थे।
उन्होंने 18 की नाजुक उम्र में सत्ता संभालने के साथ ही प्रशासन में कई क्रांतिकारी बदलाव किए, चाहे वो बदलाव कर व्यवस्था से संबंधित हो या प्रजा के कल्याण से। हर क्षेत्र में उन्होंने भरपूर उत्साह के साथ कार्य किया। उन्होंने अस्पतालों और विद्यालयों की भी स्थापना करी। डकैती उस समय जोरों शोरों पर थी। डूंगर सिंह जी ने एक नियमित पुलिस बल की स्थापना कर डकैतों को दबाया। उनकी आधुनिक विज्ञान में भी खासी रुचि थी। जब उन्होंने बीकानेर में बिजली व्यवस्था का काम चालू किया तो बीकानेर की जनता को एक बार तो लगा कि महाराजा सठिया गए हैं, कोई भला तारों से कैसे बिजली बना सकता है। पर जब बीकानेर का किला रात के अंधेरे में रोशनी से जगमग हो उठा तो उनके चेहरों पर मुस्कान देखती ही बनती थी। डूंगर सिंह जी जानते थे कि बीकानेर में सूखे की समस्या अत्यंत चिंताजनक थी और उसका समाधान अनिवार्य था। इससे पार पाने के लिए दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने बीकानेर में पौधारोपण भी शुरू किया, पर मात्र 15 वर्ष के शासनकाल के कारण उनके कई ख्वाब अधूरे रह गए। उनके अपने सामंतों का विद्रोह उनके जीवन का बड़ा ही कठिन समय था, जिसके पश्चात वे ज्यादा नहीं जी पाए। गंगा सिंह जी का जन्म ऐसे युग में हुआ जब अंग्रेज पूरे भारत पर अपनी हुकूमत जमा चुके थे। 1857 की क्रांति दबा दी जा चुकी थी। भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ चुकी थी। भारतीय जनमानुष दुनिया भर के नए नए क्रांतिकारी विचारों के संपर्क में आ रहा था। यह एक अद्भुत युग की शुरुआत थी और इतिहास गवाह है कि अगले 50 सालों में जो कुछ भी हुआ उसने हमारे राष्ट्र की दिशा ही बदल दी। गंगा सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे जब डूंगर सिंह जी की मृत्यु हुई। 9 वर्ष की क्या ही उम्र होती है, ना कोई चिंता ना फिक्र, बालक अपने हाल में अपने खेल में मस्त। उनके महाराजा बनने के कुछ दिनों बाद ही उनके पिता लाल सिंह जी भी चल बसे। इसे सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य कि लाल सिंह जी ने अपने दोनों पुत्रों को गद्दी पर विराजमान देखा था। दिशा प्रदान करने वाला अगर अब गंगा सिंह जी के जीवन में कोई बचा था तो वो थी बस उनकी मां चंद्रावती साहिबा। उस समय अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि महाराजा की किशोर अवस्था तक राज्य का कारोबार उनके द्वारा गठित किया गया राज प्रतिनिधि मंडल संभाले। यहां तक कि महाराजा की शिक्षा व लालन पालन भी उन्हीं की देखरेख में किया जाएगा। पूर्व महाराजा डूंगर सिंह जी के रास्ते पर चलते हुए प्रतिनिधि मंडल ने सर चार्ल्स बेली के अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, पर समिति का कार्य केंद्रित होने के कारण भ्रष्टाचार भी जोरों से फैला। अब आया सवाल गंगा सिंह जी की शिक्षा का। उनकी प्रारंभिक शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया राय साहब पंडित रामचंद्र दुबे को। शिक्षा में भी अंग्रेजों के दो मत थे, या तो महाराजा की शिक्षा उनके द्वारा युवराजों के लिए स्थापित स्कूलों में हो या घर पर। इतनी छोटी उम्र से अंग्रेजी स्कूल में जाने पर राजकुमार अपने ही लोगों, संस्कारों एवं इतिहास से दूर हो जाया करते थे। अंग्रेजों की यह धारणा थी कि उनकी संस्कृति श्रेष्ठ थी, चाहे वो यूरोपीय इतिहास हो या विज्ञान। उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से अच्छा किसी के लिए और क्या हो सकता था। पर अपनी संस्कृति तो अपनी होती है, और वो भी जरूरी हो जाता है जब किशोर को भविष्य में अपनी ही प्रजा का कौशल देखना हो। सिर्फ कांटा छुरी से खाने या अच्छा क्रिकेट और पोलो खेलने से ही कोई अच्छा प्रशासक नहीं बन जाता। जरूर मेरी इस बात में कई अपवाद हैं, और महाराजा गंगा सिंह जी भी उनमें से एक थे। आखिरकार उन्हें अजमेर के मेयो कॉलेज भेजा गया, जहां उन्होंने अगले 5 साल तक पढ़ाई करी। उस समय मेयो में अंग्रेजी बोलने या लिखने की बात हो तो उनका कोई सानी न था, और यह इस बात से भी पता चलता है कि कई वर्षों बाद खुद अंग्रेज राजा किंग जॉर्ज ने यह अपने खत में लिखा था कि गंगा सिंह जी जैसा उम्दा खत कोई नहीं लिख पाता। जब वे वापस घर आए तो उनकी आयु 14 वर्ष थी। आगे आने वाले साल उनके शैक्षिक जीवन के निर्माणात्मक वर्ष थे। बीकानेर राज्य एक सैनिक राज्य था। भावी महाराजा के लिए यह बहुत जरूरी था कि उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी मिले, ताकि वे बीकानेर की सेना का नेतृत्व कर सके। साथ ही अपने राज्य के प्रशासन की बारीकियों के बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक था। अंग्रेज सरकार ने उनकी आगे की शिक्षा के लिए जिसे चुना, उसे पाकर राजा और प्रजा दोनों काफी खुश थे। उनका नाम था श्री ब्रायन एगर्टन। पर खुशी सिर्फ एक तरफा नहीं थी। श्री ब्रायन को भी अपने शिष्य के रूप में एक काबिल और होनहार युवा मिला था। एगर्टन साहब यह जानते थे कि एक राजा का उसकी जड़ों से जुड़ाव कितना मायने रखता था। राजस्थानी संस्कृति और तौर तरीके उतने ही जरूरी थे जितनी की आधुनिक शिक्षा।
उन्होंने गंगा सिंह जी को निशानेबाजी और घुड़सवारी सिखाई। महाराजा स्वयं लिखते हैं कि श्री ब्रायन के आने से पहले उन्हें दोनों का ही ज्यादा शौक नहीं था। श्री ब्रायन ने साथ ही यह भी ध्यान रखा कि महाराजा प्रशासनिक कार्यों में भी रुचि दिखाएं। गंगा सिंह जी रोज प्रतिनिधिमंडल की बैठक में भाग लेते और जरूरी दस्तावेजों का मुआयना भी करते। वे कुछ कहते नहीं, पर बड़े ही ध्यानपूर्वक बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों की बात सुनते। कार्यालयों के काम का निरीक्षण करना उनके लिए आम बात थी। श्री ब्रायन के साथ रहते हुए महाराजा ने अंग्रेजी तौर तरीकों को भी करीबी से देखा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उनके अधीन महाराजा का संपूर्ण विकास हुआ और गंगा सिंह जी ने भी अपने गुरु को जीवन पर्यंत इसके लिए याद रखा। सन 1897 में महाराजा का विवाह प्रतापगढ़ की राजकुमारी के साथ हुआ। सन 1898 में उन्हें आगे की सैन्य शिक्षा के लिए देवली भेजा गया, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल बेल के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस समय देवली रेजिमेंट का पूरे भारत में काफी नाम था। महाराजा अब 18 साल के हो चुके थे। 16 दिसंबर 1898 को खूब जश्नोल्लास के साथ अंग्रेज सरकार द्वारा राज्य की जिम्मेदारी महाराजा को सौंपी गई। 11 साल राज प्रतिनिधिमंडल ने राज्य का कार्यभार संभाला था। गंगा सिंह जी सिर्फ 9 वर्ष के थे जब उनका पूरा जीवन उलट पुलट हो गया, और अगले 9 वर्ष उनके लिए कितने जरूरी थे यह उस समय वो स्वयं भी नहीं जानते थे। पर आज वे एक आत्मविश्वास से भरपूर युवा के रूप में दुनिया के सामने खड़े थे। उनके मुख का तेज देखते ही बनता था। समारोह में मौजूद हर एक जने की निगाहें उन पर थी। वे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने जा रहे थे। महाराजा भले ही अभी भी एक युवा ही थे, पर समारोह के दौरान दिए गए भाषण में उन्होंने यह साफ कर दिया कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी ना समझा जाए। उन्होंने शुरुआत यह कहते हुए करी कि जो कुछ भी वे कहने जा रहे हैं वे उनके खुद के विचार हैं और उन्हें किसी ने नहीं सिखाए हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बीकानेर राज्य में चल रही गुटबाजी के बारे में बात करी और उसमें शामिल लोगों को इसे जल्द से जल्द खत्म करने की भी सलाह दी। उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें चाटुकारिता और खासकर घूसखोरी से सख्त नफरत है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि घूसखोरों को तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं उन्हें बिल्कुल दया नहीं दिखाएंगे। एक 18 वर्ष के युवा के मुख से यह सारी बातें सुन वहां मौजूद लोग भौचक्के रह गए। कुछ लोगों को लगा कि यह सिर्फ शुरुआती जोश है और धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, और उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी थी कि आगे क्या क्या होने वाला था। उनके विनम्रता से भरपूर भाषण और बुलंद आवाज ने यह साफ कर दिया था कि उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए हुआ था, और वो था शासन। जब वे सत्ता में आए तो भारत में राजाओं की स्थिति काफी गिर चुकी थी। अंग्रेज सरकार उनके साथ हर तरह से सौतेला व्यवहार किया करती थी। उनके साथ छोटे जमींदारों की भांति बर्ताव किया जाता था। हर छोटे से छोटे कार्य को करने में उन्हें अंग्रेजी हुकूमत की अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि उनकी स्वतंत्रता पर आक्षेप था। अंग्रेज सरकार हर राज्य में एक सरकारी अफसर को रखा करती, जो वहां हो रही गतिविधियों की जानकारी उन्हें भेजा करता। कई मामलों में वो राजा की काट भी किया करता था। यह भी एक धारणा बन चुकी थी कि राजा का काम सिर्फ पोलो खेलना और मेहमान नवाजी करना ही बच गया था। प्रशासन का कार्य वे अक्सर दूसरे काबिल लोगों के हाथों में छोड़ दिया करते थे। अंग्रेजी नजरिए से देखा जाए तो यह सारी चीजें जरूरी भी थी, क्योंकि वे एक बेपरवाह राजा पर एक राज्य की जिम्मेदारी के साथ भरोसा नहीं कर सकते थे। गंगा सिंह जी ने भी अपने शुरुआती सालों में इस बर्ताव को काफी करीब से महसूस किया, पर वे एक निष्ठावान युवक थे। वे शुरू से यह जानते थे कि उनका भविष्य जैसा भी होने वाला था, पर आसान बिल्कुल भी न था। उन्हें प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भली भांति पता थी, और उनका निर्वहन कैसे करना था यह भी वे अच्छे से जानते थे। अनुशासन उनकी रग रग में बसा था। वे अपने राज्य की खामियां और खूबियां दोनों से वाकिफ थे, पर महाराजा बनने के मात्र 8 महीने बाद ही जिस आपदा से उनका सामना हुआ, उसने उनकी दिशा जीवन पर्यंत बदल डाली। सन 1899 में बीकानेर में भीषण अकाल की स्थिति पैदा हुई। लोग इस अकाल का आज भी नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि यह अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए इसे छप्पनिया अकाल के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले भी कई बार बीकानेर में अकाल पड़े थे। महाराजा डूंगर सिंह जी ने इनसे निपटने के लिए कई योजनाएं भी चालू की थी।
उनके जाने के बाद श्रीमान बेली ने भी इसका प्रभाव कम से कम रखने की कोशिश की। उन्हीं के समय में बीकानेर में लगभग 90 किलोमीटर की रेलवे लाइन भी बिछाई गई ताकि सूखे की समस्या से निपटा जा सके। पर बीकानेर अभी 2 वर्ष पूर्व पड़े अकाल से उबरा न था। भीषण गर्मी और चारे की व्यवस्था न होने के कारण पशुओं की हानि होने लगी। मरता क्या न करता, बीकानेर की जनता ने भी पंजाब और मालवा के हरे क्षेत्रों की तरफ पलायन शुरू किया। पर इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार मोर्चा संभाला मात्र 18 वर्ष के महाराजा गंगा सिंह जी ने। अच्छे समय में तो कोई भी शासक वाहवाही लूट सकता है, पर उसका असली इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ बुरे समय में ही होता है। महाराजा ने परेशानी के समय दृढ़ता दिखाई और राहत कार्यों में जुट गए। उन्होंने अपने अधीन एक समिति का गठन किया जिसका काम सिर्फ सूखे से ग्रस्त लोगों तक राहत का सामान पहुंचाना था। राज्य में रेलवे लाइन तो बिछ चुकी थी, पर उस लाइन से भिन्न भिन्न डेरों पर सामान पहुंचाना भी एक बड़ी समस्या का विषय था। इसके लिए महाराजा ने बीकानेर की सेना को भी शामिल किया। चाहे मनुष्य किसी भी जाति का हो, उसे बिना भेदभाव के राहत प्रदान की जाती। उन्होंने बीकानेर शहर की सीमा का विस्तार भी करवाया ताकि भीड़ से फैलने वाली बीमारियों पर रोक लगा सके, और गजनेर की झील भी खुदवाई। 1-2 महीने बीतने के बाद पेचिश, हैजा और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों ने जोर पकड़ा। महाराजा भी हैजे का शिकार हुए थे और स्वयं उसकी पीड़ा से वाकिफ थे। उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों को राहत कैंपों का उत्तरदायी बनाया और कंपाउंडरों को हर गांव के दिन में 2 चक्कर लगाने का आदेश दिया। इन सभी कार्यों का निरीक्षण सिर्फ बीकानेर में बैठे बैठे नहीं किया जा सकता था। महाराजा खुद एक छोटे दल के साथ घोड़े और ऊंटों पर जगह जगह जाकर कार्यों का मुआयना करते। सोने के लिए उनके साथ हमेशा एक छोटा टेंट रहता। ऐसी घड़ी में महाराजा की कर्तव्य निष्ठा देखते ही बनती थी। बावजूद इन सब के इस अकाल में बीकानेर को बहुत हानि हुई। जैसे जैसे हालात सुधरे, आगे का कार्य और भी कठिन हो गया। किसानों को वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत थी। जो जनमानुष दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर चुके थे, उन्हें वापस लाने के लिए भी मनाना बाकी था। इस अकाल ने महाराजा के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी थी। वो खुद को अपनी प्रजा के और भी करीब महसूस करने लगे थे। उनकी व्यथा उनसे देखी ना गई। वे निरीक्षण के लिए जहां भी जाते, वहां उनकी भेंट दर्द और मायूसी से होती। उन्होंने प्रण लिया कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पूरे देश में अकाल के राहत कार्यों का संचालन करने वाले वे एकमात्र राजा थे। उनकी नीतियों को सरकार द्वारा भी खूब सराहा गया और लॉर्ड कर्जन ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा, जिसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी सम्मानित थे। पर गंगा सिंह जी यह समझ चुके थे कि सूखे का निवारण सिर्फ 2 चीजों से किया जा सकता था। पहला सिंचाई प्रबंधन और दूसरा रेलवे। सिंचाई प्रबंधन से किसानों को मानसून की गरज नहीं करनी पड़ेगी और रेल से बीकानेर को देश के अन्न भंडारों से जोड़ा जा सकेगा। पर सिंचाई हो कहाँ से? रेगिस्तान में कौन सी नदी बहती है? जल सिर्फ दूसरे राज्यों से लाया जा सकता था और उस पर भी उस राज्य और सरकार की अनुमति की जरूरत थी। कुल मिलाकर कहें तो यह कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। कहीं ना कहीं गंगा सिंह जी के दिमाग में एक योजना की नींव पड़ चुकी थी और उसे बस एक सही मौके का इंतजार था। सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ। युद्धों में भाग लेना तो बीकानेर के राठौड़ों के लिए अत्यंत गर्व की बात थी। रणबंका राठौड़, या यूं कहें कि राठौड़ युद्धों के विजेता। महाराजा गंगा सिंह जी ने भी लॉर्ड कर्जन को चीन जाकर मोर्चा संभालने के लिए खत लिख डाला। कर्जन ने महाराजा की इच्छा को खुशी खुशी मंजूरी दे दी और महाराजा ने 20 वर्ष की उम्र में कलकत्ता से चीन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने कैमल कोर या ऊंटों के रिसाले की कमान संभाली। इस दल को उन्हीं के नाम पर गंगा रिसाला भी कहा जाने लगा। यह कोई आम बात नहीं थी। सिर्फ 1.5 साल पहले ही उन्होंने अपने राज्य की बागडोर संभाली थी और अब वे विदेश में युद्ध लड़ने वाले पहले भारतीय राजा बन चुके थे। जब वे वापस लौटे तो उनका मुंबई बंदरगाह पर खूब जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। उन्हें अंग्रेजों के भावी राजा एडवर्ड के इंग्लैंड में होने वाले राज्याभिषेक में भाग लेने का निमंत्रण भी मिला। इंग्लैंड में वे जहां भी गए, उनका बड़े ही आदर सत्कार के साथ स्वागत हुआ। उन्हें राजा एडवर्ड के बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स के संरक्षक का ओहदा प्रदान किया गया। यह एक जीवन भर की दोस्ती की शुरुआत थी। हम अक्सर कहते हैं कि इंग्लैंड जैसे छोटे से देश ने हम पर कैसे राज कर लिया।
शायद यही सवाल महाराजा के मन में उस समय उठ रहा होगा। उन्होंने यहाँ स्थापित व्यवस्था को बहुत करीब से देखा था और परखा। इंग्लैंड आना उनके लिए किसी रोमांचक अनुभव से कम न था। भले ही उनकी यात्रा छोटी ही थी, पर उन्हें कई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिली। उन्होंने इंग्लैंड और भारत की व्यवस्था में साफ साफ फर्क महसूस किया था। जब वे वापस लौट रहे थे तो उनके दिमाग में कई योजनाएं थी जो वे अपने राज्य बीकानेर पर आजमाना चाहते थे। सच कहूं तो बीकानेर के दिन बदलने वाले थे। भारत आते ही उन्होंने बीकानेर राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने का जिम्मा उठाया। उन्होंने दीवान या दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री के पद को निरस्त किया और अपने अधीन महकमा खास का गठन किया। महकमा खास सचिवालय का दूसरा नाम था। जैसा कि आज हम अपने देश में देखते ही हैं, प्रधानमंत्री के अधीन एक कैबिनेट होता है जिसमें अलग अलग विभागों की देखरेख करने वाले मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री एवं आदि। गंगा सिंह जी ने 5 सचिव नियुक्त किए जिन्हें राज्य के अलग अलग विभागों का जिम्मा मिला। नीति से जुड़े सवाल उन्होंने खुद के लिए रखे। जो चार्ल्स बेली महाराजा की किशोर अवस्था में राज प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करते थे, वे अब बीकानेर राज्य के अंग्रेजी अफसर के पद पर नियुक्त थे। श्री बेली ने इस नई योजना में कमियां निकालना शुरू किया, पर उनका सामना गंगा सिंह रूपी चट्टान से हुआ। महाराजा इससे बिल्कुल भी पस्त नहीं हुए। शायद उनकी जगह कोई और कमजोर व्यक्ति होता तो वहीं हार मान जाता, पर महाराजा ने विनम्रता से उनके सभी सवालों का ठोस जवाब देना शुरू किया। दोनों के बीच खतों की झड़ी लग गई। ये खत व्हाट्सएप के मैसेज की तरह तुरंत नहीं पहुंचा करते थे। उस समय चीज़ों को समय लगता था। इस देरी के बीच अपना धैर्य बनाकर रखना कोई आम बात न थी, पर महाराजा का निशाना अर्जुन की तरह मछली की आंख पर टिक चुका था। आखिरकार श्री बेली को महाराजा के मजबूत इरादों के आगे झुकना ही पड़ा और बीकानेर में नई व्यवस्था लागू हुई। प्रशासन को मजबूत करते हुए महाराजा ने अर्थव्यवस्था की तरफ भी अपनी नजरें घुमाई। उस समय ऐसा होना आम बात थी कि राज्य और राजा के खर्चे एक ही हो जाते थे, या यूं कहें कि दोनों में कोई अंतर नहीं रहता था। जो तेरा है वो मेरा है वाली स्थिति ही समझिए। राजा राज्य के लिए आवंटित धनराशि में से अपना खर्चा निकाल लिया करते थे। महाराजा ने इस पर भी रोक लगाई। वे राज्य की सालाना आय में से 5% अपनी तनख्वाह लिया करते। यह व्यवस्था उन्होंने जीवन पर्यंत बनाए रखी और 5% का 5.25 भी नहीं होने दिया। अब जब प्रशासन और अर्थव्यवस्था दोनों पर लगाम कसी जा चुकी थी, तो महाराजा का ध्यान और जरूरी मामलों की तरफ बढ़ा। आधुनिक काल में राज्य के नियम कानून का भी आधुनिक होना बहुत जरूरी था। यह सिर्फ कुछ दिनों में होने वाला काम नहीं था। इसमें समय अत्यंत आवश्यक था ताकि हर पहलू पर गहराई से सोचा जा सके। गहन शोध शुरू किया गया। अगले 25 वर्षों में राज्य में 70 नए नियम कानून बनाए गए। सन 1910 में बीकानेर राजपूताने का पहला राज्य बना जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया। गंगा सिंह जी यहीं नहीं रुके। वे यह जानते थे कि राजतंत्र चाहे कितना ही सफल क्यों ना हो, वो कभी प्रजातंत्र की जगह नहीं ले सकता। सन 1912 में उन्होंने प्रशासन की जिम्मेदारियों में प्रजा को हिस्सेदार बनाने का फैसला लिया और अपने शासन की रजत जयंती पर जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषणा की। नवंबर 1913 में इस सभा ने अपना कार्यकाल शुरू किया। इसी रजत जयंती समारोह के दौरान उन्होंने हिंदी को फिर से राज्य की सरकारी कामकाजी भाषा भी बनाया। ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि सभा होना उस समय भारत में कोई नई बात थी। बीकानेर से पहले मैसूर, त्रावणकोर और बड़ौदा में यह सभा सालों से चली आ रही थी, पर बीकानेर राज्य इनसे हर मायने में अलग था एवं ज्यादातर मायनों में पिछड़ा हुआ था। पर महाराजा गंगा सिंह जी को इन पर अगर मगर वाली बातों ने रोका नहीं। उनके मन में बीकानेर के भावी भविष्य की तस्वीर छप गई थी और उस सपने को हकीकत में तब्दील करना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। ऐसा नहीं कि इन सभी बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देते वक्त महाराजा का निजी जीवन खुशहाली के साथ बीत रहा था। दिसंबर 1909 में महाराजा की मां चंद्रावती साहिबा का देहांत हो गया। महाराजा अभी शोक में ही थे कि उसके कुछ ही महीनों बाद उनके पुत्र वीर सिंह भी नहीं रहे। महाराजा ने इस पीड़ा को कम करने हेतु खुद को राज्य के कामों में और भी ज्यादा व्यस्त कर दिया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त महीने में ब्रिटिश साम्राज्य ने जर्मनी के खिलाफ जंग की घोषणा की। महाराजा ने ब्रिटिश सरकार को जो मदद हो सकी वो आश्वस्त करी।
उन्होंने कई बार युद्ध में भाग लेने के लिए सरकार को खत भी लिखे। उनका राजपूत खून अपनी भूमि की तरफ से लड़ने को अलालायत हो रहा था। आखिरकार सरकार ने उनकी बात मान ली, पर वैसे नहीं जैसा कि महाराजा चाहते थे। महाराजा तो अपनी सेना गंगा रिसाला का युद्ध में स्वयं नेतृत्व कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते थे, पर उन्हें फ्रांस में स्थित भारतीय सेना के मुख्यालय में कामकाज संभालने का जिम्मा मिला एवं गंगा रिसाला को मिस्र में तुर्की के विरुद्ध मोर्चा संभालने का आदेश हुआ। फ्रांस में कामकाज करते हुए महाराजा को बीकानेर से एक दर्दनाक सूचना मिली। उनकी पुत्री जानलेवा रूप से बीमार थी। उनके बचने की संभावना कम ही थी, जिसके कारण चिकित्सकों द्वारा महाराजा को जल्द से जल्द बीकानेर बुलाया गया। महाराजा का मन बैठ गया। एक तरफ तो उन्हें अपनी संतान को खोने का डर सता रहा था, तो दूसरी तरफ उन्हें युद्ध के मैदान से वापस लौटना पड़ रहा था। युद्ध में हिस्सा लेना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म माना जाता था। जैसा एक प्यासा पानी के लिए तरसता है, वैसे ही एक क्षत्रिय युद्ध के लिए। पर आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। उनका मन विचलित था। स्वयं मोर्चे पर नहीं लड़ पाना उन्हें अंदर से खाया जा रहा था, पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्हें पता चला कि भारत जाते वक्त उन्हें मिस्र में 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा। यह सुनते ही उन्होंने लॉर्ड किचनर को मिस्र में स्थित संयुक्त सेनाओं के कमांडर मैक्सवेल की टुकड़ी में शामिल होने के लिए राजी किया। जब वे पोर्ट सईद पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि तुर्की सेना गंगा रिसाला की ओर बढ़ रही है। बीकानेर से भी खबर आई कि उनकी पुत्री की तबीयत अब पहले से बेहतर है। बस फिर क्या था, उन्होंने मैक्सवेल से इजाजत मांगी और सीधा अपनी पलटन के नेतृत्व को पहुंचे। गंगा रिसाला ने तुर्की सेना को आगे बढ़ने से तो रोका ही, बल्कि उन्हें खदेड़कर कई दिनों तक उन्हें दौड़ाए रखा एवं उनका पीछा किया। अपनी सेना का साथ देते हुए स्वयं महाराजा ने अपनी राइफल से 19 राउंड फायर किए। सिर्फ कल्पना मात्र कीजिए उस वाक्य की और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। विश्व पटल पर भारतीय सेना की वीरता छाई हुई थी। बीकानेर का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुका था। जब आखिरकार तुर्की सेना की हार हुई तो महाराजा ने भारत लौटने का फैसला किया। महाराजा तो अपनी जंग जीत आए थे, पर उनकी पुत्री इतनी सौभाग्यशाली नहीं थी। वो जीवन से अपनी जंग हार गई। उनके आने के कुछ समय बाद ही उसने दम तोड़ दिया। खुद महाराजा की तबीयत भी बिगड़ने लगी, पर देखिए उस पुरुषार्थी को। उसने फिर वाइसरॉय को युद्ध में भाग लेने के लिए खत लिखा, पर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने इस बार उनकी बात न मानी। वे वापस ब्रिटेन लौटने वाले थे। वे खुद महाराजा की सलाह को काफ़ी ऊंचा रखते थे और चाहते थे कि मुश्किल घड़ी में अगले वाइसरॉय के पास गंगा सिंह जी के रूप में परामर्श देने वाला कोई प्रज्ञात्मक साथी हो। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजी साम्राज्य की मदद के लिए जो पल पड़ सका वो किया। ब्रिटिश सरकार भी यह समझ चुकी थी कि भारत विश्व युद्ध में उनका बराबरी का हिस्सेदार था। महाराजा ने भी कई बार अपनी बात रखते हुए इस पर जोर दिया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि उनके महाराजा बनने के समय राजाओं की स्थिति काफी खराब थी। सरकार के उनके प्रति किए सौतेले व्यवहार को लेकर गंगा सिंह जी ने हर तरफ से उनको घेरने की कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह आधि राष्ट्र का दर्जा मिले और सभी भारतीय राज्य एक महासंघ के रूप में प्रशासन संभालें। कुल मिलाकर वे चाहते थे कि अंग्रेज सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार भारतीय प्रजा को प्रदान करे। उनका सपना था कि राजाओं द्वारा शासित प्रदेश और अंग्रेजी हुकूमत वाले प्रदेश एक साथ भारत का सुनहरा भविष्य निर्धारित करें। युद्ध के दौरान भारतीय विधान परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया कि लंदन में होने वाले युद्ध सम्मेलन में भारत की तरफ से भी प्रतिनिधित्व हो। सरकार ने 3 लोगों का जाना स्वीकृत किया, जिसमें महाराजा भी एक थे। लंदन में उन्होंने भारत के मन की बात ब्रिटिश साम्राज्य की कर्ताधर्ताओं के समक्ष रखी। महाराजा ने भारतीय राष्ट्रवादी आवाजों के साथ सुर से सुर मिलाते हुए भाषण दिया। उन्होंने मांग करी कि अंग्रेजी सरकार युद्ध में दिए भारत के योगदान को और भी अधिक जिम्मेदारियों के साथ नवाजते हुए स्वशासन का पथ प्रदर्शित करे। ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव ऑस्टिन चेम्बरलेन उनके भाषण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने महाराजा से विस्तार में भारत में सुधार कार्यों के ऊपर सुझाव मांगे। महाराजा उस समय रोम में थे। उन्होंने जो खत मिस्टर चेम्बरलेन को लिखा वो रोम नोट के नाम से विख्यात हुआ। महाराजा ने काफ़ी खुलकर देश की भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने अंग्रेजी और भारतीय लोगों की साझेदारी को उम्दा बताते हुए यह कहा
कि भारत में बदलाव लाने का सरकार के पास यह सुनहरा मौका है। बड़ी विनम्रता से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर इस मौके का फायदा ना उठाया गया तो निराशा और शिकायत देश की संवेदना में घर कर लेगी। यह असंतोष जंगल की आग की तरह पूरे देश को अपनी लपटों की चपेट में जकड़ लेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश में अभी जो कुछ अशांति फैल रही है वो भविष्य के मुकाबले बहुत ही छोटी लगेगी। उन्होंने एक 4 सूत्री कार्यक्रम का बखान किया जिसमें उन्होंने यह मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार यह साफ करे कि उसका परम उद्देश्य भारत में स्वशासन लाना है। उन्होंने देश के राजनीतिक ढांचे में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार की मांग की और भारत के राजाओं की परेशानियां रखने हेतु नरेंद्र मंडल की स्थापना की भी कामना की। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे शब्दों में यह मांगे रखी। श्री चेम्बरलेन को तो किन्हीं कारणों से इस्तीफा देना पड़ा, पर उन्होंने महाराजा के इस खत की एक प्रति अपने उत्तराधिकारी एडविन मॉन्टेगू के लिए छोड़ दी। मॉन्टेगू के सन 1917 के घोषणा पत्र में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत में स्वशासन लाने पर प्रतिबद्ध किया। अगर आप महाराजा का लिखा रोम नोट और मॉन्टेगू का घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दोनों में कई समानताएं हैं। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि इस घोषणा पत्र का सीधा सीधा श्रेय महाराजा को जाता है, पर इसमें निभाई उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यह सोच और इरादे क्रांतिकारी नहीं थे? क्या यह किसी महान व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते? गंगा सिंह जी एक अव्वल दर्जे के राजनीतिज्ञ थे। देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। भले ही इतिहास के पन्नों में उन्हें अपना सही स्थान ना मिला हो, पर महाराजा गंगा सिंह जी का हमारे राष्ट्र निर्माण में दिया योगदान अविस्मरणीय है और कभी भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। प्रथम विश्व युद्ध अब समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने महाराजा को लंदन में आयोजित युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक के लिए चुना, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन से भी हुई। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने महाराजा को पूर्णाधिकारों से नवाजते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली वर्साइल की संधि के लिए नामजद किया। यह वही शांति वार्ता थी जिसमें एक राष्ट्र संघ का गठन किया गया था ताकि भविष्य में कभी भी बात युद्ध तक ना पहुंचे। इस संघ को हम आज के संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वज भी कह सकते हैं। भारत की तरफ से उनके अलावा भारतीय राज्य सचिव एडविन मॉन्टेगू और एसपी सिन्हा को भी चुना गया। वहां पहुंचते ही पहला सवाल जिससे उनका सामना हुआ वो यह था कि क्या भारत इस राष्ट्र संघ की सदस्यता का हकदार भी था। चूंकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, इसलिए उसकी सदस्यता पर सवाल उठाए गए। एसपी सिन्हा और महाराजा ने इसका डट कर सामना किया। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया। आखिरकार भारत को इसमें विजय ही मिली। ऐसे ही कई बड़े सवालों से भारत के प्रतिनिधियों का सामना हुआ और उन्होंने हर तरह से इस वार्ता को सफल बनाने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। 28 जून 1919 को संधि के दस्तावेजों पर सभी देशों के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए। आप गूगल पर इस दिन से जुड़ी विलियम ऑरपेन द्वारा रचित तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीर के मध्य में आप साफा पहने सैनिक वेशभूषा में मूंछों से सुसज्जित एक पुरुष को पाएंगे जो एक खंबे का सहारा लिए बड़ी शान से खड़ा है। तेज मानो उसके चेहरे से टपक रहा हो। वह बड़े ही ध्यान से दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनुष्यों को कुछ दस्तावेजों को परखते हुए देख रहा है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ही हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज उन्हें प्यार से बीकानेर बुलाते थे। उनके मुताबिक महाराजा पुरुषत्व की एक शानदार मिसाल थे और भारत से संबंधित सवालों पर पूर्व से आए इस बुद्धिमान सज्जन की राय ने उनकी बहुत मदद की। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो और महाराजा की दोस्ती किसी से छुपी नहीं थी। क्लेमेंसो को राजनीति का शेर भी कहा जाता था। महाराजा ने इस वार्ता के दौरान उस फ्रांसीसी शेर को भारत के जंगलों के असली शेर से मिलाने का न्योता भी दिया। क्लेमेंसो ने भी महाराजा का मान रखा और कुछ सालों बाद अपनी पूरब की यात्रा से वापस लौटते वक्त बीकानेर में महाराजा की मेहमान नवाजी का स्वाद भी चखा। फ्रांस से वापस लौटकर महाराजा नरेंद्र मंडल के निर्माण में जुट गए। 1921 में विधिवत रूप से इस मंडल की शुरुआत की गई और महाराजा को इसका पहला चांसलर नियुक्त किया गया। महाराजा का भारत के तमाम राजाओं को एक चादर पर लाने का सपना अब पूर्ण हो चुका था। अपने जीवन के अगले 6 साल
महाराजा ने इस मंडल को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अब मैं आपको महाराजा के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना चाहूंगा, जो उनके दिल के सबसे करीब थी। सन 1899 के अकाल ने महाराजा की आत्मा झकझोर कर रख दी थी। अपनी प्रजा की ऐसी दुर्दशा देख उनकी रूह कांप उठी थी और उन्होंने प्रण लिया था कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जो सवाल उनके आड़े आए खड़ा था वो था सिंचाई प्रबंधन का। रेलवे लाइन तो उन्होंने अपने समय में 3-4 गुना फैला दी थी, पर रेगिस्तान में नदी कहाँ से लाई जाए। उनके अंग्रेजी अफसरों ने उन्हें सतलज से इस कार्य को पूर्ण करने का लेखा जोखा बताया। सन 1905 में जब अंग्रेज सरकार ने सतलज सिंचाई परियोजना पर बातचीत शुरू की, तो महाराजा खुद बीकानेर को इस परियोजना में शामिल करवाने के लिए लॉर्ड कर्जन से मिलने शिमला पहुंचे। वहां पहुंचकर महाराजा को यह पता चला कि बीकानेर के उत्तर का एक बड़ा हिस्सा पहले से इस योजना में शामिल किया जा चुका था, पर इस योजना को एक स्पष्ट स्वरूप लेने में लगभग 8 साल लग गए। कई बार सरकार को पंजाब और बहावलपुर द्वारा किया विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और 8 साल और बीत गए। सितंबर 1920 में आखिरकार पंजाब, बीकानेर और बहावलपुर के बीच समझौता हुआ और इस योजना पर काम शुरू किया गया। बीकानेर में लगभग 70 मील की नहर बनाई जानी थी। उस समय में यह एक विशाल कार्य था। इसकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा थी, पर महाराजा का निश्चय और हौसले उससे भी बुलंद थे। वे कभी इन परेशानियों के चलते निराश नहीं हुए एवं उन्होंने और उनके अंग्रेजी अधिकारी श्रीमान रुडकिन ने निरंतर इस पर काम जारी रखा। महाराजा ने कुछ ऋण उठाया और कुछ जमीन का आवंटन कर इस कार्य के लिए धनराशि एकत्रित की। गंगा सिंह जी के ऊपर जनता का विश्वास इतना अधिक था कि नहर के आसपास की ज़्यादातर जमीन पंजाब में रहने वाले मेहनती किसानों ने खरीदी। नहर के आसपास कई सोची समझी योजनाबद्ध कॉलोनियों का निर्माण भी किया गया, जिसमें स्कूल, अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाओं का भी प्राधिकरण रखा। आखिरकार महाराजा का बरसों का धैर्य और परिश्रम रंग लाया और सन 1927 के अक्टूबर महीने की 26 तारीख को लॉर्ड इरविन द्वारा इस नहर के जल द्वार खोले गए। कई बड़ी हस्तियां इस आयोजन में शरीक हुई। जोधपुर के महाराजा ने भी बीकानेर के साथ अपने गिले शिकवे एक तरफ रखते हुए बड़ा दिल दिखाकर इसमें भाग लिया। उस दिन बीकानेर की किस्मत बदल गई। रेत के धोरों में धीरे धीरे हरियाली छा गई। महाराजा ने 28 साल पहले अपनी लाचार प्रजा के लिए एक युवक के रूप में जो सपना देखा था, आज वो हकीकत बन चुका था। उस दिन उनसे खुश शायद और कोई नहीं होगा। सब्र का फल सच में मीठा होता है। एक राजा भागीरथ थे जो गंगा को हिमालय से उतार लाए थे, और एक थे महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने रेगिस्तान में नहर लाकर उस 1000 स्क्वायर मील के भूभाग को चमन बना दिया था। महाराजा बीका का रेगिस्तान में अपनी राजधानी बनाने का फैसला सफल तो था, पर आज गंगा सिंह जी के माध्यम से उसमें 4 चांद लग चुके थे। जरूर उस दिन गंगा सिंह जी के ऊपर उनके पुरखों का आशीर्वाद बरस रहा होगा। उन्होंने अपने भाई डूंगर सिंह के शुरू किए काम को चरम बिंदु तक पहुंचा दिया था। इस नहर का नाम उन्हीं के नाम पर गंग नहर रखा गया। नहर के आसपास बनाई कॉलोनियों में से सबसे उन्नत को श्री गंगानगर बुलाया जाने लगा। यह नहर बीकानेर के लिए हरियाली तो लाई ही, साथ ही आर्थिक रूप से भी काफी मददगार साबित हुई और गंगानगर व्यापार के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। एक समिति का गठन किया गया और प्रमुख गांवों में लगभग 30 विद्यालय खोले गए। आज की तर्ज पर प्रमुख गांवों में नगर पालिकाओं का गठन भी किया गया, जिसमें प्रजा को पूर्ण रूप से सशक्त बनाया गया। पर महाराजा अपनी उपलब्धि से खुश होकर चैन से बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पंजाब के बिलासपुर जिले के भाखड़ा बांध के निर्माण हेतु जोर देना शुरू किया, जिससे कि बीकानेर के 2000 स्क्वायर मील और भूभाग को भी सिंचाई से जोड़ा जा सके। पर इसका काम भारत की आज़ादी के बाद ही संपूर्ण हुआ, जिसे देखने में महाराजा असमर्थ रहे। मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में आपसे एक सवाल किया था कि एक राजा का क्या धर्म होता है। मैंने आपको यह भी कहा था कि पॉडकास्ट खत्म होते होते आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। महाराजा ने जीवन पर्यंत अनुशासन का पालन किया। वे स्वभाव से ही कर्मठ थे। एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य उनसे भली भांति और कोई नहीं समझता था। उन्होंने कभी अपने जीवन की उथल पुथल को अपनी जिम्मेदारियों के आड़े ना आने दिया। वे चाहे बीकानेर में हो या बंबई में, उनकी दिनचर्या हमेशा नियमित रहती।
वे सुबह 8 बजे राज्य से संबंधित कामकाज शुरू करते, दिन में 11:30 बजे भोजन के लिए विराम लेते, भोजन के बाद थोड़ा आराम कर 2:30 बजे फिर कामकाज में लग जाते। यह कामकाज देर शाम तक चलता। उन्होंने कभी अपने काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़े, चाहे वो इमारतों के नक्शों का निरीक्षण हो या ज़रूरी दस्तावेजों का। हर चीज़ का एक बार उनकी नज़र के नीचे से निकलना ज़रूरी था। अपनी इसी आदत के कारण वे जब युद्ध, नरेंद्र मंडल और गोलमेज सम्मेलनों के दौरान बीकानेर से दूर रहे तो बीकानेर का प्रशासन काफ़ी गड़बड़ाया भी। इसके चलते उन्हें बाद में एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त करना पड़ा। निर्माण के मामले में तो महाराजा की अलग ही रुचि थी। उन्होंने अपने समय में बीकानेर का एक योजनाबद्ध तरीके से विकास किया और कई इमारतों और उद्यानों का निर्माण कर। कौन सी इमारत कहाँ होनी चाहिए वो बिना उनकी इजाज़त के तय नहीं होता था। वे स्वयं जाकर उनके निर्माण का मुआयना करते। यह कहना कदापि गलत नहीं होगा कि महाराजा हमेशा दूर की सोचकर चलते थे। उन्होंने काफ़ी पहले ही अपनी प्रजा को प्रशासन में भागीदार बना लिया था और धीरे धीरे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों से लैस भी किया। उन्हें पता था कि कुछ कामों को ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक था और वे कभी इस बात से पस्त ना हुए। गंग नहर को उनकी कल्पना से वास्तविकता में आने में 28 साल लगे, पर महाराजा ने हमेशा अपना धीर धरे रखा। उनकी हट से बड़ा और कुछ न था। एक बार उन्होंने कुछ ठान ली तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी महाराजा ने कई काम किए। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उनके लिए स्कूल भी खोला। जब पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तब गंगा सिंह जी ने उसमें सबसे अधिक योगदान किया था। उनके इसी सम्मान में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पहला चांसलर भी नियुक्त किया गया। निजी जीवन में महाराजा को सादगी पसंद थी। वे हर चीज को उसकी उपयोगिता पर तोलते थे। व्यर्थ के शोषा से उन्हें सख्त नफरत थी। मेहमान नवाजी के मामले में तो महाराजा का कोई सानी न था। उन्होंने बीकानेर में कई बड़ी हस्तियों की मेजबानी की, जिनमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो अहम थे। वाइसरॉय लोगों की तो बीकानेर की आधिकारिक यात्रा होती ही रहती थी। वे कई बार अपने निजी समय में भी बीकानेर आया करते थे। महाराजा अपने अतिथि की पूरी दिनचर्या को खुद बारीकी से सुयोजित करते। सर सैमुअल हॉर्स तो उन्हें अतिथि सत्कार का नेपोलियन भी कहते थे। महाराजा एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले इंसान थे। सर वॉल्टर लॉरेंस ने महाराजा के लिए लिखा है कि वे जिस भी चीज को छूते उसकी शोभा अपने आप बढ़ जाती थी। उनके जीवन का सार उनकी उपलब्धियां सीधे सीधे सरल शब्दों में बयां करती है। यह जीवन अपने राष्ट्र और अपनी प्रजा को समर्पित था। वे जहां कहीं भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए, उन्होंने भारत माँ का हर तरह से मान बढ़ाया। उन्होंने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने में भी सफल योगदान दिया। भारत की संवेदना को विश्व के सामने भी रखा। सच में वे भारत माँ के सच्चे सपूत थे। अगर आपको अभी भी मेरे द्वारा किए गए सवाल का जवाब नहीं मिला है तो ज़रूर मेरे लिखने में ही कुछ कमी रह गई है। अब हम इस एपिसोड के अंत पर आ पहुंचे हैं। सन 1943 में महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने बंबई में अपनी आखिरी सांसें ली। अपने आखिरी समय में भी उनका ध्यान भाखड़ा बांध योजना पर था और अपने आखिरी शब्दों में वे इससे संबंधित दस्तावेजों को फिर से देखना चाहते थे। ऐसे कर्मठ और पुरुषत्व से भरपूर महाराजा को हम नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे कर्तव्यशील लोगों की आज हमारे ज़माने को सख्त ज़रूरत है। धन्य हो महाराजा गंगा सिंह जी, आपको शत शत नमन।